हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आर्टिकल 21 जिसमें राइट टू लाइफ की चर्चा की गई है, जीवन के अधिकार को डिस्कस किया गया है। जीवन का जो अधिकार है इसके मायने बहुत बढ़ चुके हैं। जैसे आर्टिकल 21 को जब भी आप लोग पढ़ते हैं तो गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां जीवन नहीं जिया जाता, जीवन मुश्किल हो जाता है। उस परिस्थिति में क्या किया जाए, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि राइट टू डाई इज़ योर फंडामेंटल राइट। अभी जीने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, मरने का अधिकार भी मौलिक अधिकार होना चाहिए या मौलिक अधिकार बन गया है। इन सबको समझने की कोशिश करेंगे और ये सब क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे की वजह इस न्यूज़ को आप लोग देखिए। देखो, सुप्रीम कोर्ट फाइंड्स 31st ईयर ओल्ड मेन्स प्लाइट, मतलब एक जो बच्चा है, एक व्यक्ति है, 31 साल का है और वह काफ़ी बीमार है और उसके लिए जो मरने के अधिकार की मांग की जा रही है कि क्या उसको इच्छा मृत्यु दे दी जानी चाहिए। और इस पर जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, इसके हर एक पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं उससे पहले आपके लिए काम की खबर क्या है देख लीजिए। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ आपको PDF मिल जाएगा। PDF ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, यहाँ पर आकर आप मुझसे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं किसी भी तरीके के। ये हमारे कोर्सेज हैं, जैसे SIP है 2026 के लिए, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 23 दिसंबर अंतिम तिथि है बैच की, आप इसमें एनरोल कर लीजिए, या प्रीलिम्स की पूरी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। उसी तरीके से 2027 के लिए फाउंडेशन बैच है, ये 26 दिसंबर से बैच की शुरुआत हो रही है, आप इसमें भी एनरोल कर लीजिए। और ये 2028 के लिए हमारा फाउंडेशन बैच है UPSC IAS हिंदी मीडियम में सामान्य अध्ययन, आप इनमें भी एनरोल कर सकते हैं और इनके थ्रू आपकी पढ़ाई को बेहतर तरीके से शुरू कर सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यूथेनेशिया क्या होता है, इच्छा मृत्यु क्या होती है और अभी चर्चा में क्यों है। पहले आप एक बार इस खबर को देख लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे। देखो, दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने 13 वर्षों से कोमा में पड़े 31 वर्षीय हरीश राणा हैं, ये 31 साल के हैं और पिछले 13 वर्षों से कोमा में पड़े हुए हैं। कोमा आप सबको पता है एक ऐसी स्थिति होती है जहां व्यक्ति का शरीर बिल्कुल काम नहीं कर रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ मशीन के थ्रू हम उससे कांटेक्ट कर रहे होते हैं, मतलब उसके जीवन आगे सही होने की संभावना है। कब है ये कोई बता नहीं सकता कि कब ये ठीक स्थिति में आएगा। तो पिछले 13 सालों से कोमा में पड़े हुए हैं, 31 वर्षीय इनकी एज है। इसके मामले में माता पिता से मुलाकात का निर्णय लिया है। मामला कृत्रिम जीवन समर्थन, आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट हटाने से जुड़ा हुआ है। कोर्ट 2023 के सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देशों के तहत बने प्राइमरी व सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड्स की रिपोर्ट पर विचार कर रहा है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने ही वर्डिक्ट दिया था कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाने के लिए मेडिकल बोर्ड्स बनाए जाएंगे, मेडिकल बोर्ड्स इंक्वायरी करेंगे और इंक्वायरी करने के बाद फिर जीवन के जो अधिकार है इससे वंचित किया जा सकता है। तो मुद्दा हरीश राणा से संबंधित है। अब आप सोचिए ना कि एक व्यक्ति पिछले 13 सालों से कोमा में पड़ा हुआ है, 31 ईयर उसकी एज है, उसकी फैमिली पर किस तरीके की चीज़ें गुजर रही होंगी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, ढेर सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। हर किसी की फैमिली इतनी कैपेबल नहीं हो पाती है कि वो एक्सपेंसेस को बेयर कर पाए। 13 सालों से अस्पताल का खर्चा, परिवार की भागीदारी, जिम्मेदारियां, इन सब से जूझता हुआ एक परिवार है। अगर इतने लंबे समय तक किसी को परेशानी का सामना करना पड़ा है और पॉसिबिलिटी नहीं है कि आगे आने वाले समय में कब सही होगा या नहीं होगा, ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है इसको हटा देना कोई गलत काम नहीं है। जिस तरीके से जीने का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है, उसी तरीके से मरने का अधिकार भी फंडामेंटल राइट है, लेकिन डिग्निटी के साथ सम्मानपूर्वक। 2018 का कॉमन कॉज जो केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है और 2023 में लिविंग बिल को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है कि लिविंग बिल हम बना सकते हैं कि मेरी मौत मतलब किस तरीके से हो सकती है, मैं ये तय कर सकता हूँ। ये सारी बातें हैं, इन सबको ही यहाँ पे समझने की कोशिश करें। चलो भाई, तो केस आपको समझ में आ गया होगा। अब मुद्दे की बात करते हैं। देखो बेटा, मुद्दा किस चीज का है? मुद्दा है इच्छा मृत्यु का। इच्छा मृत्यु, या आप इसको यूथेनेशिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। यूथे जो नेशिया है इसके नाम से जानते हैं। इच्छा मृत्यु क्या होती है
कि जब कोई असाध्य स्थिति हो, मतलब गंभीर संकट हो, गंभीर संकट ऐसी कोई बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम हो, क्रिटिकल प्रॉब्लम, या आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ऐसी कोई मेडिकल सिचुएशन हो, मेडिकल कोई चिकित्सीय ऐसी स्थिति हो जिसका निराकरण जो संभव ही नहीं हो, तो इस परिस्थिति में इच्छा मृत्यु की मांग की जा सकती है। इस स्थिति में राइट टू डाई को फंडामेंटल राइट के थ्रू मांगा जा सकता है। अब जो इच्छा मृत्यु होता है बेटा, ये दो तरीके का है, ये दो तरीके का। एक हमको देखने को मिलता है एक्टिव, जिसको आप लोग कहते हैं सक्रिय इच्छा मृत्यु। बेटा ये होता है एक एक्टिव, इसको हम लोग कहते हैं सक्रिय में क्या होता है कि जैसे ही किसी व्यक्ति ने मांगा कि मुझे मौत दो, तो उस व्यक्ति को इंजेक्ट करके, मतलब इंजेक्शन के थ्रू पॉइजन उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया जा सकता है, या इलेक्ट्रिसिटी या हैंग करके आप किसी व्यक्ति को जीवन के अधिकार से वंचित कर सकते हैं। ये एक्टिव यूथेनेशिया कहलाता है। क्या भारत में ये अलाउ है? नहीं, बिल्कुल अलाउ नहीं है। भारत में इसको अलाउ नहीं किया गया है, ये वैलिड नहीं है। तो क्या इच्छा मृत्यु या यूथेनेशिया एब्सोल्यूट है इंडिया में? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप स्वस्थ हैं, आप ठीक हैं, आपको यही दिया जा सकता। भारत में जो यूथेनेशिया अलाउ है वह पैसिव यूथेनेशिया आता है। जैसे दूसरा इसका प्रकार कहलाता है पैसिव यूथेनेशिया, जिसको आप लोग कहते हैं निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। और जब भी बेटा मैं निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की आपसे बात करता हूं, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के अंतर्गत आता है कि जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इस लाइफ सपोर्ट सिस्टम को रिमूव किया जाता है। मतलब ऐसी चीजें जो आपको सपोर्ट प्रदान कर रही हैं, धीरे धीरे करके उनको हटाया जाता है, और एक ऐसी अवस्था आती है कि वो सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है, तो फिर आपका जीवन नहीं चलेगा। जैसे कोई व्यक्ति मेडिकेशन के ऊपर चल रहा है, तो धीरे धीरे उसकी मेडिकेशन को कम करना शुरू कर दो। कोई लिक्विड पे चल रहा है तो लिक्विड कम कर दो। कोई किसी मशीन के सपोर्ट से चल रहा है, उसको धीरे धीरे कम कर दो, और एक ऐसी स्थिति आएगी कि जो उसका बॉडी है या उसका सपोर्ट सिस्टम है ऑटोमेटिकली काम करना बंद कर देगा। इसको पैसिव यूथेनेशिया के नाम से जाना जाता है। भारत में इसी को अलाउ किया गया है, और ये जो अलाउड है बेटा, वो भी बड़ी खतरनाक स्थिति है। बड़ी खतरनाक स्थिति कैसे है? क्योंकि यहाँ पर आपको जुडिशियल परमिशन चाहिए। क्या चाहिए? जुडिशियल परमिशन चाहिए। जुडिशियल परमिशन के बाद यहाँ पर मेडिकल बोर्ड बनेगा, फिर उस मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को क्रॉस चेक किया जाएगा, और उसके बाद इस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। तो इच्छा मृत्यु हमारे पास एक्टिव भले नहीं है, लेकिन पैसिव है, और पैसिव होना एक बहुत बड़ी रिलीफ है। जैसे देखो, ये व्यक्ति है, जो बच्चा है, मैंने आपको बताया 13 साल से कोमा में पड़ा है, और डॉक्टर ने बोल दिया है कि कोई संभावना नहीं है। 13 साल कितना लंबा पीरियड होता है। किसी का मर जाना जो है ना, वो 1 दिन या 2 दिन का दुख देता है, लेकिन किसी का जिंदा होना मरने के समान हर दिन दुख देता है। हर फैमिली उतनी कैपेबल नहीं होती है कि इतने एक्सपेंसेस बियर कर पाए। अपनी ज़मीन, अपनी संपत्ति सब कुछ बेच दी है, सही होने की संभावना नहीं है, बर्डन है, फ्रस्ट्रेशन है, परेशानी है। ऐसी स्थिति में अगर पैसिव यूथेनेशिया को अलाउ किया जाता है, तो राइट टू लाइफ के अंतर्गत राइट टू डाई को विद डिग्निटी मैं मानता हूँ कि ऐसा कर देना चाहिए, क्योंकि हर किसी की स्थिति ऐसी नहीं होती है ना। और फिर जैसे उतनी केयर नहीं मिल पाती जितनी केयर चाहिए। लोग परेशान हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तकलीफ में है, पेन में है, सामने वाला ही परेशान है, फैमिली वाले भी परेशान है। तो इसीलिए पैसिव जो यूथेनेशिया है, ये जस्टिसिएबल है अंडर दी राइट टू लाइफ, और ये 2018 में कॉमन कॉज वर्सेस भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउ कर दिया था। तो अभी इस बच्चे को पैसिव यूथेनेशिया देना है या नहीं देना है, इसीलिए फैमिली को बुलाया गया है कि क्या आप सच में चाहते हैं ऐसा किया जाए, क्योंकि मेडिकल बोर्ड कह चुका है भैया इसके सही होने की संभावना नहीं है। 13 साल से पैसा लग रहा है और पैसा नहीं लगाया जाएगा। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस प्रोसेस को थोड़ा आसान कर देना चाहिए। हालांकि आसान करेगा तो उसमें भी चैलेंजेस हैं। ऐसा नहीं कोई ज़बरदस्ती किसी को पैसिव यूथेनेशिया के थ्रू ख़त्म करना चाहता हो, उसके इरादे कुछ और हैं। तो भारत में कानून और कानून के साथ में नैतिकता और मानवता को भी देखा जाता है। तो क्या इंडिया में एक्टिव यूथेनेशिया अलाउ है? क्या नहीं है। पैसिव यूथेनेशिया अलाउ है, बिल्कुल है। कैसे आया, अब इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि आया कैसे। देखो,
इस मुद्दे पर जो चर्चा होना शुरू हुई पैसिव यूथनेशिया पे, या भारत में जो इच्छा मृत्यु है, इस इच्छा मृत्यु को लेके पहली जो बहस होती है ना बच्चे, वो पहली बहस होती है 2011 में, मतलब बहुत बड़ी बहस अरुणा शानबाग के मामले में। जो अरुणा शानबाग हैं, इन अरुणा शानबाग वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2011 में बहस होती है, और यहाँ बहुत बड़े लेवल पर बात चलती है कि जो इच्छा मृत्यु है, इस इच्छा मृत्यु को यूथेनेशिया जो है, इस यूथेनेशिया को भारत में अलाउ कर देना चाहिए राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के अंतर्गत। अब आप सबको अरुणा शानबाग के बारे में तो पता होगा, मतलब इससे हृदय विदारक घटना कोई भी नहीं हो सकता है। अरुणा शानबाग एक मुस्लिम महिला है जिनका रेप हुआ। रेप होने के बाद उनको अस्पताल में भर्ती किया गया और फिर उनका साथ दोबारा रेप हुआ, और वो इतनी खराब स्थिति में चली गई कि वो सरवाइव नहीं कर पाई, मतलब कोमा में बहुत लंबे समय तक वो रहीं। उनके परिवार वाले बार बार इच्छा मृत्यु की मांग करते रहे, लेकिन नहीं मिली। और तो यहाँ से चर्चा में आता है यूथेनेशिया बहुत बड़े लेवल पर इंडिया पे, अरुणा शानबाग वाले केस में 2018 में कॉमन कॉज वर्सेस, है ना, 2018 में एक मसला है जहाँ पे कॉमन कॉज वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में सुप्रीम कोर्ट अलाउ करता है पैसिव यूथेनेशिया को। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर क्रिटिकल कंडीशन है तो जो पैसिव यूथेनेशिया है, आप इस पैसिव यूथेनेशिया को यहाँ पे क्या कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं, है ना। पैसिव जो यूथेनेशिया है इसको अलाउ कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं निष्क्रिय, जिसको बोला जाता है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अपनी पूरी प्रोसेस बना दी कि किस तरीके से इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। पहले चेकअप किया जाएगा, मतलब कोर्ट से परमिशन ली जाएगी, कोर्ट एक बोर्ड बनाएगा, मेडिकल बोर्ड अपनी रिपोर्ट देगा, उस रिपोर्ट को एग्जामिन कराने के लिए एक क्रॉस मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा, वो अपनी रिपोर्ट देगा, और उसके बाद फिर जो फैसला लिया जाएगा वह न्यायालय के द्वारा दिया जाएगा। लेकिन ये किस परिस्थिति में, बहुत विपरीत परिस्थिति, जहां जीवन को चलाना संभव ही ना हो, उस स्थिति में इसको अलाउ किया गया। फिर 2023 में हमने लिविंग विल बना दिया। 2023 में लिविंग बिल का कंसेप्ट आ गया कि कोई भी व्यक्ति जीते जी अपनी लिविंग बिल बना के जा सकता है कि उसका अंत समय कैसे निकलना है। अगर बहुत असाध्य स्थिति आ जाए तो उस स्थिति में क्या उसको पैसिव यूथेनेशिया दिया जा सकता है। ये सारी की सारी बातें बेटा कब आई, लिविंग बिल 2023 में। तो लिविंग बिल 2023 हमको देता है कि गरिमापूर्ण मरने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार हो गया है। अभी चर्चा में क्यों आया था ये भी हमने आपको बताने की कोशिश की, और सारे इसके पहलू आपको समझाने की कोशिश की। बेटा अगर हम इसकी वर्ल्ड वाइड समझने की कोशिश करें कि पूरी दुनिया में इसकी शुरुआत कैसे होती है, तो इसके वर्ल्ड वाइड एंगल को भी देखने की कोशिश कीजिए। दुनिया के बहुत सारे देशों में यूथेनेशिया अलाउ है। ऐसा कहते हैं इसकी शुरुआत 1935 में, 1935 में जो यूके है, इस यूके यानी ब्रिटेन से इसकी शुरुआत होती है। लोग कहते हैं कि जो राइट टू लाइफ है, इस राइट टू लाइफ के अंतर्गत, राइट टू लाइफ है, इस राइट टू लाइफ के अंतर्गत हमको राइट टू डाई का अधिकार भी मिलना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति है, नहीं जीना चाहता, बिल्कुल मरना चाहता है, उसका मन ही नहीं है जीने का, तो उसको मरने का अधिकार भी मिलना चाहिए। 1935 में इसकी शुरुआत होती है। यूरोप में काफ़ी लंबे समय तक इसका संघर्ष चला। फिर हम लोग देखते हैं कि 2001 में, 2001 में नीदरलैंड पहला ऐसा देश बनता है, नीदरलैंड, जो यूथेनेशिया को अलाउ करता है और एक्टिव यूथेनेशिया अलाउ है। उसके बाद चाहे भले वो लग्जमबर्ग हो, बेल्जियम हो, कनाडा हो, दुनिया के बहुत सारे देश हैं, इन देशों ने क्या किया है, जो यूथेनेशिया है इसको अलाउ कर दिया है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, 1935 से। लेकिन उसके बाद यूरोप के बहुत सारे देशों में यूथेनेशिया को अलाउ कर दिया गया है। हालांकि कुछ देशों में शर्तों के आधार पर है, सशर्त है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और भारत की अगर आपसे कोई बात करता है, सर भारत की क्या स्थिति है बच्चे, इंडिया के अंतर्गत क्या एक्टिव यूथेनेशिया अलाउ है क्या? नहीं, एक्टिव अलाउ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पैसिव यूथेनेशिया अलाउ है, यस, पैसिव यूथेनेशिया को हमने अलाउ कर दिया है, लेकिन मेडिकल बोर्ड की जांच के बाद और कॉमन कॉज वर्सेस भारत संघ 2018 में ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। ये पूरी खबर थी। अब कुछ पहलुओं को और समझने की कोशिश करते हैं। देखो,
ये एक्टिव यूथेनेशिया है। दवा इंजेक्शन देकर मृत्यु भारत में अवैध है, दुनिया के कुछ देशों में मान्य है। पैसिव यूथेनेशिया जीवन रक्षक उपचार हटाना सशर्त वैध है भारत में। वॉलेंट्री रोगी की इच्छा से सीमित है, मतलब रोगी की इच्छा से, जैसे अब लिविंग विल आ गया है तो फिर तो इसको हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नॉन वॉलेंट्री रोगी की इच्छा व्यक्त ना हो सके, न्यायिक अनुमति आवश्यक है, मतलब जब रोगी कुछ बोल ही नहीं पा रहा है उस स्थिति में जुडिशियल परमिशन हमको चाहिएगा। ये भारत की कहानी है। अब देखो, संवैधानिक और कानूनी स्थिति की बात करते हैं। 2018 का ऐतिहासिक फैसला, कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, संविधान पीठ की 5 जजों ने फैसला सुनाया। और दीपक मिश्रा का जो कार्यकाल है ये अपने ऐतिहासिक कार्यकालों में से एक है। ये सीजीआई उस समय दीपक मिश्रा हुआ करते थे। आर्टिकल 21 के तहत इन्होंने बोला कि सम्मान के साथ जीने का अधिकार मौलिक अधिकार है और सम्मान के साथ मरने का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। भैया, कोई व्यक्ति जो परेशान है, सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, दूसरों पे बर्डन बना हुआ है, कब सही होगा कोई पता नहीं है और हमेशा उसको कष्ट हो रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को पैसिव यूथनेशिया देना राइट टू डाई विथ डिग्निटी के अंतर्गत आता है। इसको अलाउ कर दिया। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध ठहराया गया। ये बहुत बड़ा वर्डिक्ट है दीपक मिश्रा का 2018 का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर हरीश राणा मामला, जैसे अभी की अगर आपसे बात करूं तो मुख्य बिंदु क्या कहते हैं, 2013 में चौथी मंजिल से गिरने से गंभीर मस्तिष्क चोट आई। चौथी मंजिल से गिरे, इनके ब्रेन में डैमेज हो गया। 100% कार्डोप्लेजिया, चारों अंग निष्क्रिय हैं, इनका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता है। 13 साल से कोमा वनस्पतिक अवस्था में है। ट्रैकियोस्टोमी से सांस, गैस्ट्रोनोमी से पोषण, मेडिकल बोर्ड रिकवरी के संभावना में नगण्य है। पिता आर्थिक व मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में पैसिव यूथनेशिया अलाउ कर देना चाहिए कोर्ट को, ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। मेडिकल बोर्ड से इंक्वायरी भी हम करा सकते हैं उसके बाद। अब 18 में फैसला आ गया है ना, इसके बाद फिर आप लोग देखेंगे कि ये कुछ केसेस और हैं। पी रथिनम बना भारत संघ 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने आईपीसी धारा 309 आत्महत्या का प्रयास करने हेतु दंड की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी। अगर आप आत्महत्या करते हैं ना बच्चे तो आपको दंड मिल सकता है। पहली बार इसको चैलेंज किया गया था 1994 में। श्रीमती ज्ञान कौर बना पंजाब राज 1996 में। सर्वोच्च न्यायालय ने 1994 में दिए गए निर्णय को पलट दिया और कहा गया कि जीवन के अधिकार अनुच्छेद के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं माना जाना चाहिए, मतलब इसको हम शामिल नहीं कर सकते हैं चाहे कुछ भी कर लो। अरुणा शानबाग जो केस है 2011 का, ठीक है, फिर कॉमन कॉज बना भारत संघ का केस है और 2023 में लिविंग बिल आपके पास आ गया है। आप अपना लिविंग बिल तैयार करके जा सकते हैं कि आपका अंतिम समय कैसे और किस तरीके से होना चाहिए। ये पूरा का पूरा एक आर्टिकल था, पूरा का पूरा एक एनालिसिस था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में पैसिव यूथनेशिया को संवैधानिक मान्यता किस वर्ष मिली आप बताइए। और आर्टिकल 21 में का दायरा काफी बड़ा है, इस बात को ध्यान रखना। कभी इस पर डिटेल में आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है। जाते जाते फिर आपके लिए वही खबर है कि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, यहाँ आ जाइए। ये टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, ये हमारी कोर्सेज हैं, इनमें एनरोल कीजिए, आपकी पढ़ाई को हमारे साथ बेहतर तरीके से शुरू कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे दूसरी किसी क्लास में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।